बस माँ जी खबरदार, जो आपने मुझे हाथ भी लगाया तो आज पहली बार और आखिरी बार कह रही हूँ, आइंदा से अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो आपके हाथ तोड़ के रख दूँगी मैं। इतना सुनते ही निर्मला जी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। हाथ पकड़ा, बहू ने मेरा हाथ पकड़ा। निर्मला जी के रोने की आवाज़ सुन उसके पति राजेंद्र जी भी भागते हुए आए। अरे क्या हो गया, हुआ क्या है, देख नहीं रहे हो? तुम्हारी लाडली बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। इसकी इतनी हिम्मत, आने दो आज आलोक को। आज शाम को इसकी सारी ऐंठन ढीली करवाती हूँ। नाक रगड़ के माफ़ी ना मंगवाई तो मेरा नाम भी निर्मला नहीं। बवाल बढ़ता देख नेहा कहती है, माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अब तो तुम और भी नहीं जाएगी। बेटी रुक जा, तू ससुराल से इससे मिलने के लिए आई थी ना। यह करी इसने तुम्हारी इज्जत, आज तू भी नहीं जाएगी जब तक ये नाक रगड़ तुम्हारे पैरों में माफ़ी नहीं मांगती है। आने तो आलोक को, कहते हुए निर्मला जी तनतनाती हुई अपने कोप भवन यानी कि अपने कमरे में चली जाती है। नेहा भी आज रीमा का रूप देखकर डर गई थी। माँ के पीछे पीछे वह भी कमरे में भाग गई। राजेंद्र जी रीमा को देखते हैं तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था। राजेंद्र जी समझ गए थे कि आज बहू दोनों माँ बेटी पर भारी पड़ गई है। उन्होंने रीमा से कहा, बहू शांत हो जा, जाओ कमरे में आराम कर लो। शाम को आलोक आएगा, मैं संभाल लूँगा। राजेंद्र जी की बातें सुन रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद कर मुट्ठी में लिए झुमके को देखने लगी। आज जो कुछ भी हुआ इस झुमके की वजह से ही हुआ था। वह झुमका बस झुमका नहीं था, रीमा के माँ की आखिरी निशानी थी। इसमें रीमा के माँ का प्यार था, उनका आशीर्वाद था। इस झुमके से रीमा के इमोशन जुड़े हुए थे। ऐसे कैसे वह झुमका किसी को दे दे। असल में रीमा जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से उसकी सास निर्मला जी और ननद नेहा रीमा की हर चीज़ पर अपना हक जमाती समझती थी। खास करके नेहा, उसकी शादी हो चुकी थी, एक बच्चे की माँ थी, लेकिन लालच उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जब रीमा पहली बार अपने ससुराल आई, 2 दिन बाद ही नेहा ने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत प्यारी साड़ी पहनी है। सच्ची दीदी, अच्छी लग रही है, खुशी से पूछा रीमा ने। हाँ, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है भाभी। आप मुझे अपनी सारी साड़ियाँ दिखाओ ना, मुझे आपकी सब साड़ी देखनी है। रीमा ने भी अपनी अलमारी खोलकर सारी साड़ियाँ नेहा के आगे रख देती है। साड़ियाँ देख नेहा एकदम से पगला जाती है। भाभी बहुत अच्छी हैं, एक से एक साड़ी हैं, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। तब तक कमरे में निर्मला जी भी आ जाती है। हाँ, तुम्हें अच्छी लग रही है तो ले लो, भाभी है, ले तो सकती हो। अब ननद का इतना तो हक बनता ही है ना, क्यों बहू, है कि नहीं? जी माँ, दीदी आपको जो साड़ी चाहिए आप ले लो। सच्ची भाभी? इतना सुनते ही नेहा खुशी से उछलते हुए खुद ही अलमारी में से अपने लिए अपनी पसंद की 5 साड़ियाँ निकाल लेती है। भाभी, ये 5 मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी रीमा कुछ बोलती उससे पहले ही निर्मला जी बोल पड़े, हाँ तो रख लेना बेटा, कौन सी बड़ी बात है। रख ले भाभी, के पास साड़ियों की कमी तो है नहीं, और जब ज़रूरत होगी तो मैं दे दूँगी, तो रख ले बस। फिर क्या था। खुश हो गई थी नेहा। तभी उसकी नज़र अलमारी के कोने में रखी एक बेडशीट पर पड़ी। उसने लपकते हुए बेडशीट उठाई और अपनी माँ से बोली, माँ, यह तो प्योर कॉटन लग रही है। मेरी वाली बेडशीट ख़राब हो गई है, उसका कलर उतर गया है, मैं यह ले लूँ क्या? पूछने वाली क्या बात है, ले ले। अब रीमा का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया था। ऐसे अपने सामने अपना सामान लूटते हुए देखकर भी वह कुछ बोल नहीं सकती थी कि कहीं सबको बुरा न लग जाए कि एक साड़ी और बेडशीट के लिए यह बोल रही है।
वैसे भी रीमा को भी यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। नेहा 5 साड़ी और बेडशीट लेकर खुशी खुशी चलती बनी। नेहा का ससुराल मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए नेहा हर महीने जब जी में करता माँ से मिलने चली आती। अब तो नई नई भाभी आई थी, तो भाभी से मिलने का नया बहाना और था। फिलहाल तो इस बार रीमा चली गई थी, लेकिन 1 महीने बाद वह दोबारा 2 दिन के लिए आ गई। इस बार आते ही सबसे पहले वह रीमा के कमरे में ही घुस गई। कमरे की सजावट देख उसने कहा, अरे वाह भाभी, आपने तो अपने कमरे की बड़ी अच्छी सजावट की है। इतनी अच्छे अच्छे सामान और आपका यह ड्रेसिंग टेबल, वाह भाभी, कितने सारे सामान हैं, मेकअप के हर सामान है। आपके पास इतनी सारी लिपस्टिक, हर कलर की लिपस्टिक है। वह उठा उठा कर एक एक लिपस्टिक देखने लगती है और 2-3 कलर उससे अच्छे लगते हैं, वह तुरंत ही अपने पास रख लेती है। भाभी, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं ढूंढती हूँ, मुझे मिलता नहीं है, यह मैं ले लेती हूँ, आप दूसरा ले लेना। रीमा को अंदर से तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक लिपस्टिक के लिए अगर बोलेगी तो शायद बुरा लग जाए। तभी नेहा की नज़र नीचे बॉक्स में पड़े रीमा के कंगन पर गई। वाह भाभी, आपने तो बड़े ही प्यारे प्यारे कंगन लिए हैं। भाभी, ये सब आपने खरीदा है? नहीं दीदी, ये सब कुछ मेरी माँ के पसंद का है। वाह भाभी, आपकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ वह खरीदती है। एक मेरी माँ है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है खरीदने। भाभी, ये 2-3 कंगन मैं ले लेती हूँ। तभी निर्मला जी भी कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या बातें हो रही हैं ननद भाभी में। और नेहा, हर बार तो तू आती थी तो माँ से मिलती थी, इस बार तो तूने माँ से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा क्या? माँ, ये देखो ना, भाभी ने अपने कमरे की कितनी अच्छी सजावट कर रखी है। और यह देखो कितनी प्यारी प्यारी लिपस्टिक हैं, कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। यह सब उनकी माँ के पसंद के हैं। उनकी माँ की पसंद कितनी अच्छी है ना। इसमें से देखा मैंने कुछ लिपस्टिक और कंगन अपने लिए ले लिए हैं, तो ले ले बेटा, रोका किसने है। छोटी छोटी चीज़ है, इसके लिए बार बार बोलना ज़रूरी थोड़ी होता है। मुझे तो पसंद आए, तुझे जो पसंद आए ले ले। क्यों बहू? जी माता जी, ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थी रीमा। अब तो यह हर महीने हो गया था। नेहा हर महीने रीमा से मिलने चली ही आती थी, लेकिन हर बार रीमा की कोई ना कोई चीज़ लेकर ज़रूर जाती थी। रीमा की साड़ी, बेडशीट, यहाँ तक कि डेकोरेशन का सामान तक अगर उसे पसंद आ गया तो वह उठा ले जाती थी। अब रीमा धीरे धीरे नेहा के आने से डरने लगी थी। जब भी नेहा आती तो रीमा के मन में एक डर होने लगा था कि कहीं इस बार भी कुछ उठा कर ना ले जाए। इस बार नेहा 3 महीने तक नहीं आई थी। रीमा ने राहत की सांस ली थी, कम से कम पीछा छूटा। लेकिन एक दिन अचानक ही नेहा फिर से आ गई। नेहा को देखते ही रीमा भाग के अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान उसने अलमारी में रख कर बंद कर दिया, ताकि नेहा की नज़र किसी सामान पर न जाए। लेकिन रीमा यह देखकर हैरान थी कि इस बार नेहा उसके कमरे में नहीं गई, बल्कि अपनी माँ के पास ही बैठकर धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद माँ बेटी दोनों ही रीमा को अपने पास बुलाते हैं और निर्मला जी कहती है, बहू, नेहा को न तुम अपनी विदाई वाला लहंगा दे दो, उसके ननद की शादी पड़ी है। इतना सुनते ही रीमा का चेहरा ही उतर गया। वह बिल्कुल अपनी विदाई का लहंगा देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, माँ जी, हमारे यहाँ विदाई के लहंगे नहीं दिए जाते हैं किसी को। अरे बहू, ऐसा कोई रिवाज नहीं है, यह तो बस एक ढकोसला है। अब उसके ननद की शादी पड़ी है तो अपने लिए जाएगी, लहंगा खरीदेगी, सिलवाएगी, इससे अच्छा अपना ही दे दो। हाँ भाभी, मैं आपको वापस कर दूँगी लहंगा, मैं हमेशा के लिए नहीं मांग रही, बस शादी में पहनने के लिए दे दो आप। रीमा को अच्छे से पता था कि अगर एक बार लहंगा दे दी तो दोबारा वापस मिलने वाला नहीं है। लेकिन
नेहा ने जिस अंदाज में बोला था, रीमा को लगा शायद यह लहंगा वापस कर दे। मन मार रीमा ने अपना लहंगा नेहा को दे दिया। नेहा खुशी खुशी लहंगा लेकर चली जाती है। शाम को जब आलोक घर आता है, रीमा उसे सारी बातें बताती है। रीमा की बात सुन आलोक कहता है, जाने दो रीमा, शादीशुदा बहन है, जब मुंह खोलकर मांग रही तो मना भी कैसे किया जा सकता है। और उसने बोला है ना कि वह दे देगी, दे दी तो ठीक है, नहीं तो तुम मांगना मत, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। पति की बात सुन रीमा चुप हो जाती है। अब वह बस दोबारा से नेहा के आने का इंतज़ार करती है। करीब 1.5 महीने बाद नेहा आती है, लेकिन नेहा के हाथ में कुछ ना देख रीमा का दिल बैठ जाता है। वह पूछ लेती है, दीदी मेरा लहंगा नहीं लाए? अरे हाँ भाभी, मैंने तो बेड पर ही रखा था, जल्दी जल्दी में आई, भूल गई, मैं पक्का भिजवा दूंगी। अब रीमा समझ गई थी कि लहंगा उसे मिलने वाला नहीं है। अब रीमा अपनी सारी चीज़ छुपा कर ही रखती थी। कोई भी चीज़ नेहा के आने पर बाहर निकालती ही नहीं थी, जिससे कि नेहा की नज़र पड़े। अभी रीमा ससुराल में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि तभी मायके से उसके भाई का फ़ोन आता है। आलोक और राजेंद्र जी दोनों ही रीमा को लेकर उसके मायके भागते हैं। वहाँ पहुंचकर रीमा देखा कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अचानक ही माँ की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। टूट गई थी रीमा। बेटी के लिए माँ क्या मायने रखती है, यह एक बेटी ही समझ सकती है। करीब 1 महीने तक रीमा अपने मायके रही। जब माँ का सारा क्रियाक्रम हो गया, सारी पूजा पाठ हो गई, तो रीमा अपने घर जाने लगी। तो रीमा के पापा ने उसके हाथ में झुमका पकड़ाते हुए कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बनवाया था, यह उनके आखिरी निशानी तुम्हारे लिए। रो पड़ी थी रीमा पापा को पकड़ के। अब उसके लिए मायके में जो भी थे उसके पापा ही थे। दुखी मन से पापा को रोता हुआ छोड़ रीमा ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल आकर वह निर्मला जी को पकड़ के खूब रोती है। निर्मला जी कहते हैं, रो मत बहू, यह तो दुनिया की रीत है, सबके साथ एक दिन होता है। पहली बार सास का प्यार पाकर रीमा और भी रोने लगी थी। निर्मला जी ने रीमा को समझाया, शांत कराया। अगले दिन रीमा निर्मला जी के पास अपने पापा का दिया हुआ माँ की आखिरी निशानी झुमके लेकर जाती है और कहती है, माँ जी ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनवाया था, यह उनके आखिरी निशानी है। कहते हुए एक बार फिर से रो पड़ी थी रीमा। झुमका काफ़ी वजनदार और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का था। निर्मला जी झुमका देखते ही खुश हो गई थी और रीमा से बोली, बहू तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत मानती थी और उनकी पसंद भी बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छा झुमका बनाया है उन्होंने। रीमा बेचारी खुद को घर के कामों में लगाकर माँ को भूलने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच नेहा रीमा को सांत्वना देने आई और बातों ही बातों में निर्मला जी नेहा को बता देती है झुमके के बारे में। नेहा भी तुरंत, हाँ भाभी, आपकी माँ ने आपको झुमके दिए थे, मुझे नहीं दिखाओगी? क्यों नहीं दीदी, ज़रूर दिखाऊंगी, कहते हुए रीमा झुमका निकाल कर लाती है। झुमका देखते ही नेहा की नीयत बदल जाती है। वह झुमके को बड़े ही ध्यान से देखती है, खुद के कानों में लगा लगा कर देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये झुमके। निर्मला जी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ बेटी, यह तो सच में बड़े अच्छे लग रहे हैं और तेरे चेहरे पर तो और भी खिल रहा है। सच्ची माँ सच में यह बहुत प्यारे झुमके हैं, इसे मैं ले लूँ क्या? हाँ बेटा, पूछने की क्या बात है, झुमके ही तो हैं, दूसरे बन जाएंगे। इसी डिज़ाइन के तुम्हें चाहिए तुम ले लो। लेकिन भाभी यह उनकी माँ की आखिरी निशानी है, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें अच्छी लग रहे हैं तो तुम ले लो। भाभी ने आज तक कुछ कहा है कि नहीं देगी? क्यों बहू? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसके साथ मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, मैं इसे नहीं दे सकती।
दीदी मेरे झुमके वापस करो, कहते हुए रीमा नेहा के हाथ से झुमके ले लेती है। नेहा अपनी माँ की ओर देखने लगती है। आज नेहा को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने माँ से कहा, माँ ये भाभी को क्या हो गया है? कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ से झुमके छीन लिए। बहू ये क्या बदतमीजी है? भूल गई तुम किसके सामने खड़ी हो? कहाँ खड़ी हो? चलो झुमके वापस करो नेहा को। बिल्कुल नहीं माँ, किसी भी कीमत पे नहीं। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और क्यों मैं दूँ इनको हर चीज़ अपनी। आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मैं देती गई। मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं। यह झुमका तो बिल्कुल भी नहीं। बहू तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक तो तुमने ससुराल से आई हुई ननद की बेइज्जती की, उसके हाथ से झुमका छीनना, दूसरी मुझसे ज़बान लड़ा रही है। रुक जा, अभी सबक सिखाती हूँ तुझे, कहते हुए निर्मला जी जैसे ही रीमा को मारने के लिए हाथ उठाया, रीमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। खबरदार माँ जी, आइंदा से जो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो जितना बर्दाश्त करो आप लोग बर्दाश्त करवाती रहती हो, कहते हुए निर्मला जी का हाथ झटक देती है। तिलमिला उठी थी निर्मला जी। बहू तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरा हाथ पकड़ा। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। राजेंद्र जी भागते हुए आए। अरे क्या हुआ? इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे हुआ क्या होगा? आग लग गई घर में, बर्बाद हो गया पूरा परिवार। तुम्हारी लाडली बहू ने नेहा की बेइज्जती की और मेरा हाथ पकड़ लिया। आने दो, आने दो आज शाम को आलोक को। आज फैसला होकर ही रहेगा। आज मैं इसकी नसें ढीली करके ही रहूँगी। इसने मेरा हाथ पकड़ा, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, कहते हुए अपने कमरे में चली गई निर्मला जी। माँ का गुस्सा देख नेहा भी डर जाती है और वह भी भागकर माँ के कमरे में जाकर बैठ जाती है। सुबह से शाम हो गई, ना कमरे से निर्मला जी बाहर निकली, ना ही रीमा निकली। रीमा के हाथ में अभी भी अपनी माँ का झुमका था, आंखों में आंसू थे। उसे भी आलोक के आने का ही इंतज़ार था। आज वह भी आलोक की फैसले को सुनना ही चाहती थी। जैसे ही शाम को आलोक आता है, वैसे ही निर्मला जी अपने कमरे से बाहर निकल कर चीखते हुए कहती है, अरे बेटा, अब तो तू मुझे मार दे, मुझे जहर दे दे। थोड़ा सा इतनी बेइज्जती से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या हुआ माँ? क्या होगा? क्या हो गया? अरे यह पूछो कि क्या नहीं हुआ है। आज बहू ने मेरा हाथ पकड़ा, तेरी बहन के साथ बदतमीजी की। वह बेचारी ससुराल से आई थी अपनी भाभी से मिलने, सांत्वना देने, उसको भी नहीं छोड़ा इसने। इस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर तोड़ दिया। लेकिन क्यों माँ? रीमा ने आपका हाथ क्यों पकड़ा था? तब तक आलोक की आवाज़ सुन रीमा भी कमरे से बाहर आ गई थी। आलोक ने रीमा को देखा। रीमा की आंखों में आंसू थे। घर का पूरा माहौल ही तनाव से भरा हुआ था। आलोक की आवाज़ सुन राजेंद्र जी भी आ गए थे। आलोक ने कहा, रीमा क्या हो गया? आज ये क्या माहौल बना रखा है? तुम लोगों ने घर का और तुमने माँ का हाथ पकड़ा था? हाँ बेटा, बहू ने तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ा था, बीच में ही बोल पड़े राजेंद्र जी। आप मत बोलो जी बीच में, आप तो वैसे ही मुझसे जलते हो। ठीक है, मैं जलता हूँ तो तुम ही बता दो बेटे को अब। निर्मला जी की बोलती बंद। कैसे बताए कि उन्होंने बहू के ऊपर हाथ उठाया था। उन्होंने कहा, अरे बेटा, क्यों पकड़ा था? कब पकड़ा था? इसे क्या मतलब है? पकड़ा था, यह कम है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम बात तो पूरी बताओ। दोबारा से बोल पड़े राजेंद्र जी। तुम बाहर क्यों नहीं जाते? तुम क्यों बीच में घुसे आते हो? क्योंकि मुझे पता है कि बहू कुछ बोलेगी नहीं। तुम अपनी बोलकर एक बार फिर से अपनी जीत करोगी। लेकिन इस बार तुम गलत हो, इसलिए गलत का साथ मैं नहीं देता हूँ। लेकिन हुआ क्या है? मुझे कोई कुछ बताएगा भी? गुस्से में चीख पड़ा आलोक। राजेंद्र जी ने सारी बातें आलोक को बताई।
सब कुछ सुनने के बाद आलोक ने रीमा को देखा। रीमा की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बेचारी बनी चुपचाप खड़ी थी। गुस्से में आलोक अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतना नीचे क्यों गिर रही हो? तुम रीमा को मारने गई थी। रीमा पर हाथ उठाया था तुमने। माँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है? दिन पर दिन अगर तुम्हें रीमा से इतनी ही तकलीफ़ है तो मैं उसको लेकर घर छोड़ दूँ? फिर शांति रहेगी ना इस घर में? अकेली रहोगी। निर्मला जी ने कुछ भी नहीं बोला। यहाँ तो उनका पासा ही पलट गया था। बेटे का गुस्सा देख शांत रह गई थी वह। तभी आलोक की नज़र नेहा पर पड़ी। वह नेहा के पास जाकर चीखते हुए बोला, नेहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो तुम इतना नीचे गिर गई हो? तुम्हें रीमा की हर चीज़ पसंद आ रही है। भिखारी वाली हालत कर रखा है तुमने अपना। क्या चीज़ हमने नहीं दिया है? किस चीज़ की तुम्हें कमी है वह मुझे बताओ, मैं ला कर दूँगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं ला कर देता तो मैं देता हूँ। मुझसे कहो, मुझे लिस्ट दो। तुम दूसरों की चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं या खुद भी कभी कुछ देती हो किसी को? बस लेना ही जानती हो। और माँ, तुम नेहा के हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। तुम्हारे पास इतनी भी अकल नहीं है कि वह झुमका रीमा की माँ की आखिरी निशानी है। तुम उसे भी नेहा को दिलवाने चली थी। माँ, इतना पत्थर दिल मत बनो। शौक़ सबके होते हैं। उस बेचारी के भी शौक़ होंगे। उसकी माँ ने भी बड़े शौक़ से ही सब कुछ खरीदा था उसके लिए। और तुम उसकी माँ की आखिरी निशानी, वह झुमका भी नेहा को दिलवान रही हो। कुछ तो शर्म करो। और नेहा, तुम आइंदा से रीमा की कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी, चाहे वह तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मुझे बता देना, मैं ख़रीद कर दे दूँगा। लेकिन रीमा की एक चीज़ भी तुम्हें नहीं छूनी है, नहीं तो फिर सोच लेना। कहते हुए आलोक गुस्से में रीमा को लेकर कमरे में चला जाता है। आलोक की डांट सुनकर दोनों ही माँ बेटी अपना सा मुँह लेकर खड़ी रह गई थी। आज नेहा को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। रीमा आलोक को पकड़कर रो पड़ती है। कम से कम माँ के जाने के बाद आलोक तो है ना जो उसे समझते हैं, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। अब उसे अपनी सास ननद की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अब रीमा अकेली नहीं थी। रीमा के साथ उसका पति आलोक और उसके ससुर राजेंद्र जी भी थे। और वैसे भी इतनी बेइज्जती के बाद अब नहीं लगता कि माँ बेटी ऐसी कोई हरकत भी करेंगी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इस वास्तविकता से न जोड़ें। धन्यवाद।